उत्तर प्रदेश। पुरानी कहावत भी है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक अहम साथी भी ढूंढ लिया है। आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, अब एनडीए का हिस्सा हो गई है। जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी से हाथ मिला चुके हैं और आज हमारी इस खास पेशकश, घोषणा पत्र के खास मेहमान भी जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी बोलूं कि चौधरी जयंत सिंह बोलूं? आप कुछ ही बोलिए। जयंत, अब आप एनडीए का हिस्सा हो गए। चले थे आप इंडिया की सवारी करने, पहुंच गए एनडीए, क्यों? वो रेल कहीं जा नहीं रही थी। अब आदमी सवारी तो ये करता है कि कहीं पहुंचेंगे, तो कोई लक्ष्य नज़र नहीं आया और कोई उद्देश्य मुझे दिखा नहीं, कोई रणनीति नहीं दिखाई दी। नेताओं में कोई संवाद जो होना चाहिए, जिस स्तर पे मुद्दों पे जो बातचीत होनी चाहिए, और आखिरकार मुकाम तक कैसे पहुंचेंगे, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी दिखाई नहीं दी। और इसलिए परिस्थितियों के अनुरूप हमने फैसला लिया, जो मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं अपने दल का अध्यक्ष हूँ और मुझे निरंतर सोचना है कि मेरे कार्यकर्ताओं का, हमारे दल से जुड़े हुए लोगों का, मेरे अपने क्षेत्र का और देश का, देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए मैं फैसले लूँ। तो इसलिए हमने लिया। आपका एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि कोई ऐसे करके उछाल दे। बीजेपी ने ऐसे करके उछाल दिया जयंत को? नहीं, अब तो बहुत सुनने को मिल रहा है मुझे। मैं गालियां मुझे दे रहे हैं, मैं झेल लूंगा। हर चुनाव में आइडिया यही होता है कि कुछ ऐसी बात हो जो वायरल जाए, जो दूर तक पहुंचे। वायरलिटी का मतलब है इट इज बीइंग व्यूड एंड फॉलोड एंड कोटेड। तो अब सोशल मीडिया में चुनाव चले गए, मेरा पुराना बयान आज भी चल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? क्या चौधरी चरण सिंह को, आपके बाबा, हमारे इलाके में बाबा ही कहते हैं, उनको भारत रत्न से नवाजने का फैसला 9 फरवरी को जो ये घोषणा की, एक्स पर प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया, क्या वो टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल था। देखिए, मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि, और कार्यकर्ता ही नहीं, बहुत से लोग जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, उनके कार्यों से जो प्रभावित हैं, एक टीस थी हम लोगों को कि जितना बड़ा योगदान चौधरी साहब का था, जिस तरह से वो एक विचारक थे, किताबें उन्होंने लिखी और इनका इतना विशाल दर्पण था, देश के राजनीति में इतना बड़ा योगदान था, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने कितने काम किए, उस हिसाब से उनको वो महत्व नहीं दिया गया। तो बड़ी खुशी सबको हुई कि इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया। पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, मैं जानता हूँ, मैंने करीब से देखा, हमारे लोग जानते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के मन की भी ये टीस थी, वो चाहते थे कि एक उनको, उनके कंट्रीब्यूशन को प्रॉपर एक स्थान मिले, तो भारत रत्न से दिया गया। 4 साल तक कोई भारत रत्न नहीं दिया। ठीक चुनाव से पहले ये एक लॉलीपॉप भी था क्या बीजेपी की तरफ से? मैं आपको बताऊं, भारत रत्न तो एक सम्मान है। जो इसे लॉलीपॉप कह रहा है, उनकी मंशा ही खराब है चौधरी साहब के प्रति, और वो एक ठेस पहुंचा रहे हैं देश के आम लोगों की जो मन में, हृदय में जो एक भावना है चौधरी चरण सिंह जी के प्रति, भारत रत्न के प्रति, इस प्रक्रिया के प्रति, वो उनकी भावनाओं को का आदर नहीं कर रहे। सच्चाई ये है कि भारत रत्न देने के बाद भी, और मैं आपके चैनल पे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एट द हाईएस्ट लेवल, प्रधानमंत्री के स्तर पे आज भी एक निरंतर विचार और प्रयास और अध्ययन हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा को, उनकी असली विरासत को कैसे हम आज जीवंत करें और जनता तक पहुंचाएं। पर मेरे हाईएस्ट लेवल पे अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, कई आइडियाज को लेके हम आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो भारत रत्न का एक उद्देश्य होता है कि दोबारा हमने उनकी लेगेसी को इनरिच किया है, एक उत्सुकता लोगों के अंदर बनी है। अब दोबारा रिसर्च होगा, पीएचडी स्कॉलर्स निकलेंगे, किताबें लिखी जाएंगी, अध्ययन होगा कि उन्होंने उस समय क्या, उनके पॉलिसी के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्या थिंकिंग थी, क्या सोशल रिफॉर्म उन्होंने किया, आज की परिस्थितियों में उनकी कितनी प्रासंगिक हैं बातें। जब ये अध्ययन विचार होगा तो नई चीज निकल के आएगी। पर लोग ये भी कहते हैं, जिस मकान में, और विरासत, मुझे 84 के एक घटना का जिक्र करते हैं बहुत से लोग जो चौधरी चरण सिंह के करीबी थे, नतीजा आया बागपत से वो जीत गए तीसरी बार,
और मायूस बैठे हुए थे। तो लोगों ने कहा आप मायूस क्यों हो? कि भाई मैं यूं सोचूंगा कि मैं हार जाता तो कित रहता, मेरे तो मकान भी नहीं, चौधरी साहब के पास कोई मकान नहीं था, उस मकान से भी आपको बेदखल कर दिया गया, कोई म्यूजियम नहीं बना, किसान घाट पर कोई बीजेपी का बड़ा नेता पिछले कुछ सालों में तो नहीं दिखा था, यकायक चौधरी चरण सिंह की याद आ गई। नहीं, कांग्रेस का कौन सा नेता आता है किसान घाट? बीजेपी के तो फिर भी आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद कांग्रेस का, यूपीए का कोई बड़ा लीडर नहीं आया किसान घाट। बट वो ठीक है, वो बात छोटी है। चौधरी चरण सिंह जी का नूरपुर गांव में जहां उनकी पैदाइशी हुई, वहां कोई संपत्ति है क्या? कोई घर है उनका बच रहा? नहीं है। जब वो वकालत करने गए उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तो ये कहना कि चौधरी चरण सिंह जी का कोई लगाव किसी घर से था या हमें उससे कोई बड़ी ठेस पहुंची कि हम सिर्फ वो उसी 12 तुगलक रोड पे ही हम रहना चाहते हैं या वही हमारी कसक है, या हमने कोई शर्त रखी हो आज जब हम एनडीए में शामिल हुए हैं कि हमने बात भी कही हो कि हमें 12 तुगलक रोड पे जाना है। नहीं, उस मकान से और चौधरी चरण सिंह के विराट विरासत को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। शर्त आपने कोई नहीं रखी, डील क्या हुई, पूरी डील क्या है, वो अभी तक खाका सामने नहीं आया है। सही मायने में आपके मुंह से वो बात मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, अब तो बात आ गई दो लोकसभा चुनाव के संबंधित जो बात है, जो दो लोकसभा बागपत में राजकुमार सांगवान का नाम की घोषणा हो गई, चंदन चौहान बिजनौर से, एमएलसी की बात हो रही है और एक मंत्री पद उत्तर प्रदेश सरकार में। एमएलसी हम घोषित कर चुके हैं। हाँ, योगेश नरवाल हमारे प्रत्याशी हैं और लोग जानते हैं। मैं पहले तो तीनों अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके बारे में बता दूं। लोग जानते हैं, उनका परिचय भी अब जनता के बीच में होगा। डॉक्टर सांगवान जी ये वो व्यक्ति हैं जो लगभग 40 साल से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, और 1980 में शायद माया त्यागी कांड हुआ था, तब जेल गए थे। तो ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को अगर आज पार्टी मौका दे पा रही है बागपत जैसे पार्लियामेंट सीट से, जिस क्षेत्र ने कभी चौधरी चरण सिंह जी को पार्लियामेंट भेजा, चौधरी अजीत सिंह जी को भेजा, तो यही एक बड़ा कारण है कि हम क्यों भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका हमें मिल रहा है। बाकी और कुछ फॉर्मूले के और चीजें क्यों नहीं लड़े? 47 साल के पिछले 47 साल में पहली बार ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। जब डर गए जयंत? नहीं, जब बागपत से क्यों नहीं लड़े? इस बार तो चुनाव बहुत आसान है, जब नतीजे खुलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग भी इस बात को जान रहे हैं। जो हवा चल रही है, 400 पार का नारा पहली बार, इससे पहले किसी चुनाव में सत्ताधारी किसी दल ने नहीं दिया होगा। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि हम बहुमत बना लेंगे। नारे और हकीकत में हकीकत और फंसाने वाला फर्क भी हो जाता है क्या? आत्मविश्वास भी तो देखिए, संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री जिस आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हमने काम किया, और क्या क्या परिणाम निकले। एक अकेला सब पर भारी पर जरूरत पड़ जाती है जयंत चौधरी की भी। जरूरत सबको सबकी पड़ती है, कोई अकेला नहीं है समाज में ना राजनीति में, सबका अपना दायरा है। और एनडीए एक बड़ा एक अलायंस हुआ है, उसमें कई विचारधारा के लोग, कई छोटी छोटी पार्टी साथ हैं। चुनाव लड़ने की आपने मुझसे बात पूछी थी, जब संघर्ष का चुनाव होगा मैं जरूर लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी आपको 7 सीटें दे रही थी, बीजेपी ने कुल जमा 2 सीटें दी, 7 छोड़कर 2 पर राजी क्यों हो गए? अब देखिए, वो अलायंस क्यों टूटा, बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें एक्यूरेट नहीं हैं, कुछ चीज़ें दूसरे वाले भी बोल रहे हैं। अब मैं नहीं बताना चाहूँगा जो चीज़ें लीडर्स, अड़चन कहाँ पे थी? जो 7 में से 4 उम्मीदवार समाजवादी दरअसल अपने खड़े कर रही थी और कह रही थी चुनाव चिन्ह नलके का हो जाएगा, क्या वो दिक्कत थी? असल जो बातचीत नेताओं के बीच में होती है वो वहीं तक रहनी चाहिए। अगर इस लक्ष्मण रेखा को कोई और फांद रहा है, मैं तो नहीं फांदूंगा। बाकी मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि 7 नहीं थी, वो 6 रह गई थी, और उसमें जो आप इशारा कर रहे हैं वो भी कुछ चीज़ें थीं जो अड़चन पैदा कर सकती हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी सीट या किसी नेता के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। पार्टीगत कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हर पार्टी के नेता को अपने दल के लिए सोचना होता है, और दल के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के मन में भी इच्छाएं होती हैं अपने लिए भी, वो भी चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें या किसी को लड़ाएं, तो उसके अनुरूप फैसले हमें लेने पड़ते हैं। मेरा कोई मन में कोई मलाल नहीं है। अखिलेश जी ने हमें सहयोग दिया, हमने उनका सहयोग किया, और हमने साथ काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे फैमिली रिश्ते हैं, और मैं उनका लिहाज आगे भी करूंगा। यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो खीर खा रहा हूं ना।
खीर खा रहे हैं, राज्यसभा आए समाजवादी के कोटे से और अब लोकसभा लड़ रहे बिल्कुल हैं समाजवादी ने भेजा बीजेपी था, के साथ। लेकिन जब हमने उनके साथ विधानसभा का अलायंस किया था, ये बात उस समय तय की गई थी। उसी आधार पे हमने जो सीटों का शेयरिंग हुआ था कि कौन सी सीट हम मानेंगे, कितनी सीट की जो संख्या थी, वो उसके साथ एक राज्यसभा सीट भी उन्होंने वादा किया था। विचारधारा का सामंजस्य बिठाना कितनी बड़ी चुनौती है। विचारधारा को लेकर आप मुतमईन नहीं हैं। 2013 में दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, आपने चुनावों में चौधरी अजीत सिंह ने भी वहां पर मर्रम लगाने का भी काम किया कि मुद्दा जिन्ना नहीं होना चाहिए, मुद्दा गन्ना होना चाहिए। ये बातें जो आपने की थी, क्या अब वो नहीं, पुरानी बातें हो गई? अब कोई जिन्ना की चर्चा हो रही है क्या? 80-20 कहीं सीधा कहीं कहते हैं कहीं योगी। दंगा का माहौल है क्या उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं 80-20 की लड़ाई है। कहीं दंगा का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगा। और हम लोग जैसे पहले जिस भूमिका में थे, अपने लोगों के बीच उसी भूमिका में रहेंगे, सतर्क रहेंगे। भाईचारा जिंदाबाद का कार्यक्रम, उसका नारा हमने उठाया था, उसी बात पे हम अडिग हैं। भाईचारे पर आप अडिग हैं? क्यों नहीं? क्योंकि सामाजिक समरसता, सामाजिक ताना बाना उधरा है, और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये बात तो आप मानेंगे? देखिए, ये समय नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज ताना बाना कायम है, हमारे प्रयासों से, समाज के प्रयासों से। और एक जिम्मेदारी सरकार की रहती है, कोई सरकार सत्ता में आके नहीं चाहती कि झगड़ा बढ़े, क्योंकि यूपी का नौजवान रोजगार चाहता है, वो चाहता है हमारे यहाँ कारखाने लगें, तरक्की हो। वो सब तभी संभव है जब हमारे यहाँ जो पहली क्वालिफिकेशन होती है कि शांति हो। जहाँ तक आपने पूछा कि विचारधारा में कितना मेल है, कैसे हम लोग काम करेंगे, ये एक डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। ये पीएम मेमोरियल लाइब्रेरी से है ये जो दस्तावेज है, और 17 अगस्त 1983 की बैठक है। किसकी? एनडीए की। पहले एनडीए के गठन में चौधरी चरण सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें चेयरमैन ऑफ जो एनडीए पार्टी जो नामित किया गया, वो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया गया। ये नाम खुद प्रस्ताव किसने दिया? चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। तो ना तो एनडीए से पहले हमें कोई बैर रहा, पहले भी हम रहे। पहली एनडीए के बैठक में चौधरी चरण सिंह जी की क्या भूमिका थी, ये इस दस्तावेज में सामने आता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने काम किया। 2009 का चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ा था और जीत के आया था। कहा कि आपने लाठियां भी खाई हैं, आंदोलन किया है किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, उनके मुद्दों को आपने सड़क पर उतारा है। तो यही सरकार 378 दिन का एक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की उसमें मौत भी हुई, एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की गई, और अब फिर से किसान आंदोलित हो रहे हैं। वो मांग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सरकार ने जो वादे किए थे उनको कम से कम पूरा कर दो। तो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर को मानो वाघा बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया हो, और शुभकरण को गोली मारकर उसकी हत्या भी कर दी गई। मुझे बड़ा खेद है शुभकरण जी के परिवार के लिए, मेरी दिल से बड़ी गहरी संवेदनाएं हैं। कोई नहीं चाहता कि इस तरह से हमारे जो किसानों की जानें हैं वो व्यर्थ जाएं, और जो किसान, उन्हें किसान, हर किसान की ज़ुबान पे शहीद ही निकलता है कि जो अपने काम को छोड़ करके किसी आंदोलन में शरीक होता है और वहाँ उसकी जान चली जाती है। तो आम जनमानस के लिए वो शहीद है, क्योंकि शहीद मतलब अपने से ऊपर उठ के उसने कुर्बानी दी। तो उनका सम्मान है, सदैव रहेगा। उनकी यादें हमेशा लोगों के मन में ताज़ा रहनी चाहिए। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि कभी ऐसी नौबत ना आए कि इतना लंबा आंदोलन कभी चले। अगली सरकार में जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये बात नहीं हुई, ये कोई फॉर्मूला ये कोई भरोसा नहीं दिया हमारी गया। कोई मांग नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर खुश हूं कि देश के आजाद होने के बाद पहली बार मुझे ऐसी सरकार नजर आई जिसकी प्राथमिकता है कि चौधरी चरण सिंह के विरासत को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो अब आप एनडीए परिवार का हिस्सा हो गए, अब आप मोदी परिवार का भी हिस्सा हो गए। मैं हूं मोदी परिवार, मैं उस परिवार का भी हिस्सा हूं, और मेरे परिवार के हिस्सा हमारे कार्यकर्ता है। क्या उस बात, परिवार, क्या शक है इस बात में? उस परिवार में क्या हमारी महिला पहलवान भी आती हैं? उस बिल्कुल परिवार आती में हमारे एथलीट्स भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। मैं देश में शायद पहला सांसद हूं, इससे मुझसे पहले भी कई खिलाड़ी पार्लियामेंट गए हैं, लेकिन अगर आप उनके रिकॉर्ड को जाकर देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी अपने एमपी लैड के प्रति, जो उनके एक स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए उनको निधि जाती है, वहां उन्होंने उस पैसे को कहां कैसे लगाया। मैं पहला सांसद हूं जिसने कहा 100% अपने फंड्स कहीं स्टेडियम बनाना है, कहीं रनिंग ट्रैक बनाना है, कहीं ग्राउंड विकसित करना है।
मैं दूंगा। कहीं स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट चाहिए, और आप जितने मैंने प्रस्ताव अब तक भेजे हैं आप उनको खंगाल सकते हैं, सारी चीज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मैंने 100% उस बात को पे मैं खड़ा हूँ, निभाया है। मैं पहला एमपी हूँ जो स्पोर्ट्स को एक प्रायोरिटी मैंने बनाया, और इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने खुद देखा है गांव गांव में इतना टैलेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहे। तो टैलेंट तो को कोई अवसर- खिलाड़ी ये ना महसूस करे। और मैं मानता हूं लोकदल की अब जब सरकार में भूमिका होगी तो हम बजट भी बढ़ाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं को और विकसित करेंगे। नहीं, ये देश की आन बान शान है। हमारे पहलवान, खासकर महिला पहलवान, जंतर मंतर पर बैठती हैं। पहले एफआईआर की बात होती है, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाता है, तब एफआईआर दर्ज होती है, फिर उनके टेंट टोंट, उनके बिस्तर बुस्तर सब हटा दिए जाते अब हैं। वो बीजेपी को चयन करना है, क्योंकि वो सीट हम तो नहीं लड़ रहे, अलायंस में हम लड़ाएंगे, बीजेपी को तय करना है। लेकिन मैं खुश हुआ जब मैंने पहली सूची देखी। ये इतना आशारा ही बहुत है आपके लिए। अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो ये अपने आप में आप एक अच्छा इशारा मानते हैं। और उसमें भी खिलाड़ियों को जात में बांट दिया गया कि ये तो जाट लोग हैं, ये बावड़े हो रहे हैं। लड़कियों पर जिस तरह की टिप्पणियां की गई, बहुत गलत है। आई विल नेवर स्टैंड फॉर दैट। उस पर नो कॉम्प्रोमाइज, नो इफ्स एंड बट्स फॉर जयंत मैं चौधरी। कभी सहमत नहीं होऊंगा ऐसी बातों पे, और अगर हमारे परिवार को कोई ऐसे व्यक्ति कहता है तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँ। आपको कई बार कष्ट भी होता है क्या इस बात को लेकर? दिल्ली मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसका हिस्सा मैं भी हूं, वो जयंत चौधरी को और चौधरी अजीत सिंह को भी एक जाट नेता के तौर पर ज्यादा पेश करते हैं। बहुत कष्ट होता है। अब कभी कभी मैं बोल देता हूं तो और दिक्कत होती है मुझे। हाँ, वो दोनों तरफ से कि वो जाट बुरा मान जाएंगे, कहते मैं जाटों का नेता नहीं, और आप कहो कि भाई मैं छत्तीस बिरादरी का हूं। संदीप भाई, वो बात सुनने को और कोई तैयार किसी नहीं। पार्टी के किसी नेता से कभी पूछा जाता है कि तुम्हारा समाज क्या करेगा? अखिलेश यादव से भी शायद नहीं पूछा जाता भाई यादव क्या करेगा, नहीं पूछा जाता। ये हमारा दायरा नहीं, हमारे दायरे को सीमित करने का प्रयास है। मैं जाट समाज से आता हूं, ये शर्मिंदा होने की बात नहीं, मेरे लिए गर्व की बात है। और मेरे समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए हमेशा रहा है, मुझे उस बात पे गर्व है। गोली खाते हैं और मेडल लेकर आते हैं जी। सही मायने में जय जवान जय किसान अनाज उगा कोई रहे कर रहा है तो वो यही समाज कर रहा है। लेकिन मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी, अगर मैं चुनाव लड़के कहीं जीतता हूं, प्रतिनिधि बनता हूं, मेरे दल का कोई प्रतिनिधि बनता है, सिर्फ उस समाज के प्रति तो नहीं है ना भाई। जिन लोगों ने वोट भी ना दिए हो उनके लिए भी तो आपकी जिम्मेदारी है, एज एन एमएलए, एज एन एमपी। सिर्फ ये तो नहीं है कि जहां जहां वोट मिली मुझे वहीं काम करूंगा। पर इस समाज के बारे में ये भी कहा जाता है ना, अड़ियल हैं, ये अड़ जाए, झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे, झुकते नहीं है। आप व्यवहारिक राजनीति के चलते क्या झुक रहे हैं? देखिए, समझौते करना झुकना नहीं होता। अपने मुद्दों पे हम लोग खड़े रहेंगे। मैंने बड़े ईमानदारी से आपको अपनी बातें शेयर की हैं, और जरूरी नहीं है कि हमारे 10 मुद्दे हैं 10 के 10 हो जाएं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मेरा आखिरी सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट की जितनी दूरी है उससे कम दूरी लाहौर की मैं है। बिल्कुल सहमत हूँ, ये बात तो मैं ये हरित प्रदेश, क्या हरित प्रदेश में कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर मैं प्रदेश। पर्दे के पीछे बातें कर चुका हूँ। हाँ, पर्दे के पीछे आप ये बातें कर चुके हैं। हाशिए पर रखा गया है या उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया वो इलाका जो सबसे उपजाऊ इलाका है, दरअसल ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का। इसलिए मैंने जो पहला पॉइंट किया था आपके घोषणा पत्र में, जो पहला आपके माध्यम से वादा किया है एक तरह से, वो उसी संदर्भ में किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत चौधरी। जिन बातों का पड़ता है आप पर असर, वो बनती है पब्लिक इंटरेस्ट की खबर। 15 दिसंबर को मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों का दर्द पूरे देश को दिखाया। पब्लिक इंटरेस्ट की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सभी 21,000 कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। आपके हित से जुड़ी हर बड़ी खबर को गहराई से जाने और रहे आगे, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं, और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो पीएनबी और मेट लाइफ का 265 साल से भी ज्यादा का है। और क्या चाहिए? पीएनबी मेट लाइफ है तो और क्या चाहिए? Amba Flexion TNT, made with enhanced refined process.
Experience the next level of steel. फिल्म ओपन्स ऑन शिटी ब्लॉकबस्टर, मतलब मिनिमम 50 कार्स का अंतिम संस्कार। रोहित की फिल्मों में हड्डियों का टूटना तो एक्सपेक्टेड है। थैंकफुली टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के साथ तो कंप्लीट क्लेम्स मिलना भी एक्सपेक्टेड है। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नेम, कंप्लीट क्लेम। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। गुजरात के भावनगर के रहने वाले 23 साल के गणेश बरिया की लंबाई महज 3 फीट है। गणेश ने हाल ही में MBBS की पढ़ाई पूरी की है। वे शायद दुनिया के सबसे छोटे कद के डॉक्टर हैं। छोटे कद की होने की वजह से गणेश को मेडिकल में दाखिला लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रवेश परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने से मना कर दिया गया, पर गणेश ने हार नहीं मानी। MCI कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपको आपकी 3 फीट की हाइट की वजह से आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिल सकता। ये सब बात मैंने मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवत सिंह सरवैया से बात की। सर ऐसा कुछ हुआ है तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम हाईकोर्ट में हाईकोर्ट ऑफ गुजरात उसमें केस दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां गणेश के पक्ष में फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 2018 में ये जजमेंट आया कि आपको MBBS में एडमिशन मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। पर अभी MBBS की एडमिशन की प्रोसेस ख़त्म हो गई है, इसलिए आपको 2019 में MBBS में एडमिशन मिलेगा। फिर मैंने 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया और ऐसे ही मेरी MBBS की जर्नी शुरू हुई। हाल ही मैंने MBBS की डिग्री MBBS कंप्लीट करके MBBS की डिग्री प्राप्त की है और हाल में सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में एज ए इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। किसान के बेटे गणेश MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिलहाल भावनगर के एक अस्पताल में बतौर इंटर्न डॉक्टर काम कर रहे हैं। आज वो 4.5 साल की पूरी स्टडी पूरा करके आज वो MBBS हो गया है और इंटर्नशिप के लिए जा रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो अपने तरीके से वो अपना रास्ता भी ढूंढ लेता था। हम जब पूछते थे तभी